Hi kids, hello, welcome you all to Let's Crack CBSE 9th and 10th and today is day 8th of आरंभ है प्रचंड सीरीज। और आज के दिन हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप का बच्चों। दैट इज़ द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। 1830 से 1848 तक जो एक वेव ऑफ रेवोल्यूशन चला है पूरे यूरोप के अंदर वो कवर करने वाले हैं हम लोग। सो विदाउट एनी डिले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रश्मि सिंह योर टीचर। RSYT इज़ माई कोड। ये कोड यूज़ करोगे तो तुमको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज के सब्सक्रिप्शन पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड लाइफ इज़ व्हाट? लाइफ इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइसेस। We start our sessions with the small activity, right? तो ये small activity है। Life is nothing but a matter of choice. Choice A, रात भर जाग कर फ़ोन की स्क्रीन को देखेंगे, अपने आप को एंटरटेन करेंगे, या लेट नाइट स्टडीज़ करेंगे। ओके। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चॉइस बी है कि आप अलार्म को स्नूज़ करके और 5 मिनट सो लोगे, फिर स्नूज़ करोगे, फिर सो जाओगे, मतलब सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे। एंड चॉइस सी इज़ रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो और पढ़ाई करो। ओके, सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस एंड आई होप दैट यू ऑल चूज द ऑप्शन सी। ठीक है। And likewise, you should choose the option of taking subscription on Unacademy. Why? Because I've told you life is a matter of choice. अगर आप Unacademy का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगी डेली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। लाइव क्लास में पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होता है। ओके, टीचर से आप पर्सनली इंटरैक्ट कर सकते हो, टीचर का पर्सनल अटेंशन मिलता है, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। एंड देयर इज़ मैनी मोर थिंग्स, क्विज है, PDF नोट्स हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स। स्पेशल क्लासेस भी होती हैं एवरी डे 12:30 PM। रश्मि मैम टीचेज यू ऑन द स्पेशल क्लासेस। इन वन सब्सक्रिप्शन यू गेट द एक्सेस टू ऑल द सब्जेक्ट कोर्सेज। आपको ऐप डाउनलोड करना है, मैनेज गोल में CBSE क्लास 10 सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, RSYT कोड यूज़ करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यू गेट अ 10% डिस्काउंट एंड क्रेडिट रिडीम करके पेमेंट करके पढ़ने आ जाइए भैया फटाफट से। ओके बच्चों, तो आज है डे 8, हम कवर करने वाले हैं द एज ऑफ रेवोल्यूशंस वाला टॉपिक। उसके बाद हम डे 9 पर मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन पढ़ेंगे, और लास्ट डे पे हम नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड जो हमारी बाल्कन्स वाली पूरी कहानी है ना वो करेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। बिफोर वी स्टार्ट ना आई वांट टू टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वन मज़ेदार चीज़ आपको बताने वाली हूँ। हाउ रेवोल्यूशंस वर्क। तुमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लिया, तुमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ लिया, तुमने इतने सारे रेवोल्यूशन पढ़ लिए। सो कैन एनीबडी टेल मी हाउ रेवोल्यूशंस वर्क? देखो, अगर हम 1789 के रेवोल्यूशन की बात करें ना, तो बेसिकली देयर इज सो मच ऑफ अनरेस्ट अमंग द पीपल। Now the people are so dissatisfied, they all came together and they overthrew the government. Okay, so एक political tension build up हुआ and वो tension इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ultimately it resulted into the revolution. Okay, but the same is not the case when we are talking about the age of revolutions in 1830 to 1848. यहाँ पर revolution जो है ना वो अलग तरीके से हुआ है, and same type का revolution आपको Russian revolution में देखने को मिलेगा. Okay, now here how revolution is working is that the people or some other body is trying to do the seizure of power. वो power छीन रहे हैं किसी से, ठीक है, या फिर बोल सकते हो पावर को छीनने की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर जो है ना उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, और इसी बीच क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले रेवोल्यूशन होता है फ्रांस में, और हमारे जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटर्निक, उन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब अगर फ्रांस को छींक आएगी ना तो हर जगह पे सबको सर्दी लग जाएगी। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब फ्रांस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना तो हर जगह के लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तांडव करना शुरू कर देते हैं। हर जगह के लोगों को रेवोल्यूशन चाहिए होता है, सभी के सभी लोग कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। तो 1838 से 1848 तक के जो रेवोल्यूशंस हैं हम ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चों, कैसे फ्रांस में सबसे पहले रेवोल्यूशन हुआ, देन it traveled to Belgium, then it traveled to Greece, then it traveled to Germany, Poland, Italy, everywhere. Okay, and then what happened there? Revolution हुआ तो रिजल्ट क्या रहा, क्या गवर्नमेंट आई नहीं आई, ये सब कुछ हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। ओके, तो रेवोल्यूशंस हुए क्यों भाई?
मैंने आपको बोला सत्ता की लड़ाई थी, पावर चाहिए था। कंजर्वेटिव्स जो थे ना 1815 के बाद उनको लगने लग गया था, कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, कि हमारी जो पावर है ना, हम बहुत लिबरल हो चुके हैं और हमारी जो पावर है काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हर जगह लगा रहे हैं। हमारी जो पहले एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की थी वो हमने त्याग दिया है, हमने कितना बड़ा त्याग कर दिया है, राइट। तो इनको लग रहा था हमारे पास बहुत कम पावर बच गया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लिबरल्स को लग रहा था कि अभी तक तुम लोगों ने मतलब हमें डेमोक्रेसी नहीं दिया, अभी तक हमें राइट नहीं दे रहे हो तुम लोग खुद अपना गवर्नमेंट चूज़ करने का, गवर्नमेंट बाय कंसेंट नहीं दे रहे हो, वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हो, अभी तक हमें पावर नहीं दिया है आप लोगों ने, ठीक है। तो दोनों की सोच काफ़ी अलग है। कंजर्वेटिव्स को लग रहा है कि हमने कितना सारा पावर त्याग कर दिया है, लिबरल्स को लग रहा है कुछ भी नहीं पावर दे रहे हो तुम, ठीक है। तो एक रस्साकस्सी चल रही है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, और इस टग ऑफ वॉर के चलते क्या होगा, रेवोल्यूशन स्पार्क होंगे हर जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैप है दिया हुआ है बच्चों। बेसिकली समझना ये है अपने को, 1830 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, मतलब पेरिस में रेवोल्यूशन हुआ, उसका असर कहाँ कहाँ दिखा, बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन हुआ, बम फटे, पोलैंड में हुआ रेवोल्यूशन, इटली में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और जर्मनी जैसी कोई जगह है नहीं अभी, ठीक है। लेकिन हाँ, अब देख सकते हो प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर अभी 1830 वाले लीग में कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, लेकिन एक रोमांटिसिज्म का वेव ज़रूर आया है इन एरियाज़ में, ओके। नाउ 1848 का रेवोल्यूशन अगेन फ्रांस में ही होता है, वापस से स्पार्क ऑफ होगा, एंड देन यू विल सी कि अब जा कर के ये जो जर्मनी वाला एरिया है, बर्लिन, प्राग, इन सब जगहों पर भी क्या हो रहा है, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर है, इन सब जगहों पर रेवोल्यूशन हो रहा है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हम देखते हैं 1848 का, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, ओके, क्लियर। नाउ सी, एज आई हैव टोल्ड यू, रेवोल्यूशन जो है 1830 का, वो एक्चुअली क्या है, ये एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 1848 का क्या है बच्चों, दिस इज अ वेव, रेवोल्यूशनरी वेव इन यूरोप विच टुक प्लेस इन 1830, ओके। द कांग्रेस ऑफ वियना वांटेड अ रिटर्न ऑफ ओल्ड ऑर्डर। ये जो हमारे कंजर्वेटिव लोग हैं या जो कांग्रेस ऑफ वियना जो 1815 में किया गया था, वहाँ पर वो क्या चाहते थे कि वापस से मोनार्की वाला ऑर्डर आ जाए, नेपोलियन आ करके जो इतना सारा चेंजेस करके गया है वो सब खत्म हो जाए और हमारे पास एब्सोल्यूट पावर आ जाए, ओके। एंड फॉर दैट व्हाट डिड दे डू, दे ट्राइड टू डिवाइज अ फॉर्मेट कि हम सबके पास बैलेंस ऑफ पावर रहे। मतलब फ्रांस है, फ्रांस के इर्द गिर्द क्या किया था इन लोगों ने, छोटे छोटे ये जो किंगडम्स बना दिए थे, राइट। ये जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं, इसमें क्या होगा भैया, सारे किंग रहेंगे, सारे के सारे राजा जो हैं वो खुश रहेंगे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, और एक बैलेंस ऑफ पावर रहेगा। इससे हम रेवोल्यूशंस को रोक पाएंगे, ऐसा किनका मानना था, जो कांग्रेस ऑफ वियना जिन लोगों ने किया था, ठीक है। अब जैसे जैसे कंजर्वेटिव रिजिम्स अपना पावर वापस से पाने की कोशिश कर रही थी, पुराने टाइप का पावर, ठीक है, जो 1789 के पहले ये लोग एंजॉय करते थे, वैसे वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म और जोर पकड़ रहा था, टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है। कंजर्वेटिव्स चाह रहे हैं कि हम पुराना वाला पावर एंजॉय कर पाएँ, ठीक है। लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए, हम इतनी आगे आ चुके हैं, हम एक बार डेमोक्रेसी टेस्ट कर चुके हैं, रिपब्लिक टेस्ट कर चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, तो और ज़्यादा पावर चाहिए हमें, जनता को चाहिए कि गवर्नमेंट उनकी ही कंसेंट से बने, ठीक है। एक लड़ाइयाँ शुरू होती है धीरे धीरे, ये पूरा का पूरा टेंशन वाला माहौल यूरोप के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो आज़ादी चाहिए कुछ लोगों को, और कुछ लोग बोल रहे हैं हम आज़ादी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये लड़ाई में आगे क्या हुआ, आज़ादी मिली कि नहीं मिली, हम स्टार्ट करेंगे लेकिन एक क्वेश्चन के बाद, ओके। सो द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन डैश इन जुलाई 1830। जो मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई ना ड्यूक मेटर्निक की, that is the hint, okay। So the first upheaval took place in Greece, Belgium, France or Poland. 5 4 3 2 1 and the answer is, I think तुम सबने सही आंसर दिया होगा, C, फ्रांस, okay। तो फ्रांस की कहानी हम सबसे पहले पढ़ेंगे भैया। आगे बढ़ते हैं, जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस, रीज़न क्या था, रिजल्ट क्या था, सब पढ़ेंगे, ठीक है। सो लुई 18 वॉज रीस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस इन 1815, ये तो हम सबको याद है, पिछले क्लास में ही मैंने पढ़ाया था, कांग्रेस ऑफ वियना
लुई 18 जो है बड़ा ही समझौता कर लेता है कि चलो नेपोलियन ने जो जगह जीती वो नेपोलियन के साथ रात गई बात गई, ख़त्म बात, ठीक है। नेपोलियन जो है वो जो उसने जीता इट वाज हिज विक्ट्री, इट वाज हिज विन। अभी मेरे को जितना भी आप टेरिटरी दोगे मैं खुश हूँ, मैं राजा बन सकता हूँ। लुई 18 जो है वो राजा बन जाता है, ठीक है। अब जब लुई रेन करना शुरू करता है, उसका रेन 1824 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बेसिकली ही डाइड। उसके बाद उसका भाई चार्ल्स 10 जो है वो राजा बनता है। अब चार्ल्स 10 जो है ना, ही वांटेड टू रूल फ्रांस लाइक एन एब्सोल्यूट मोनार्क, जैसे कि एंशियन रिजिम में होता था। लोगों को ये चीज़ सहन हो पाएगी? विल पीपल टॉलरेट सच काइंड ऑफ थिंग? नो, नॉट एट ऑल। ओके, so he attempted to rule as an absolute monarch. He came up with July ordinances, and as per the July ordinances, what happened? Charles X dissolved the Chamber of Deputies. Chamber of Deputies is like cabinet of ministers we have in India. ठीक है, उनको dissolve कर दिया. And he reduced the electorate. Only 1% people in France remained with the voting rights. जुलाई ऑर्डिनेंस पास किया और सिर्फ अब 1% लोगों के पास ही क्या है? वोटिंग के राइट्स हैं, ठीक है। और बहुत रिजिड सेंसरशिप लगा दी कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जो भी करूँगा सब चुपचाप मानेंगे, ओके। ऐसे में जनता को आया गुस्सा। चार्ल्स 10 was forced to abdicate. They came on the streets of Paris. They revolted. आर्मी में और लोगों में बहुत लड़ाई हुई एंड चार्ल्स 10 जो है वो भाग गया, जा कर के इंग्लैंड में बस गया। लुई फिलिप को राजा बना दिया गया। लुई फिलिप अग्रीड कि ठीक है, अब मैं एक लिबरल गवर्नमेंट बनाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखूंगा। तो आपको क्या लगता है, फ्रांस जीत गया? क्या लोग खुश हो जाएंगे? ऑब्वियसली लिबरल्स को थोड़ी बहुत आज़ादी तो मिल गई होगी लुई फिलिप के टाइम पे, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। फ्रांस वन और नॉट, ये तुमको डिसाइड करना है। आगे चलो। सो हु वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ फ्रांस इन जुलाई 1830? चार्ल्स 10, लुई 18, लुई फिलिप और नेपोलियन। दिस इज वेरी इजी, अभी जस्ट पढ़ा है हमने। ABCD EFGHIJKLM, क्या होगा आंसर? जल्दी से बता दो। 5 4 3 2 1 एंड द आंसर इज लुई फिलिप। ओके, अब देखो बच्चों, फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हो गया है, अगल बगल के जो देश हैं वहाँ पर भी रेवोल्यूशन होगा। वाई? बिकॉज व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के साथ ही बॉर्डर पे है किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है ना। किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 2 एरियाज एज यू कैन सी। ये जो तुमको रेड वाला यहाँ पे बाउंड्री दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज बेल्जियम। और ये जो ऊपर वाला आपको पूरा एरिया दिख रहा है ये येलो पोर्शन में, दिस इज हॉलैंड, ठीक है। 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना के थ्रू क्या किया गया था? बेल्जियम को और हॉलैंड को यूनाइट करके किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स बना दिया गया था, ओके। एंड यहाँ पर क्या देखोगे, जो कैथलिक्स थे दे बेसिकली ऑब्जेक्टेड द इंटरफेरेंस ऑफ द प्रोटेस्टेंट किंग। बेल्जियम का राजा कौन था? किंग विलियम वन, जो कि एक प्रोटेस्टेंट था। अब प्रोटेस्टेंट किंग जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे कैथलिक लोगों को। क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथलिक और प्रोटेस्टेंट 2 तरह के क्रिश्चियंस होते हैं। सो जो कैथलिक्स थे उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। एंड फाइनली जुलाई रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर के इन्होंने अगस्त में रेवोल्यूशन किया और बेल्जियम जो है वो एक फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो बन गया, ओके। सो बेल्जियंस विन। वाई? बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड उनको एक अपना आज़ाद देश, आज़ाद मुल्क मिल जाता है। So Belgium got freed from the kingdom of Netherlands, Austria, Holland और Prussia. Very easy. 5 4 3 2 1, जल्दी से आंसर बता दो। And the answer is, क्या है आंसर? ABCD में से सोचो सोचो, बताओ बताओ। And the answer is Netherlands. Okay? अब तुम क्या देखते हो बच्चों कि फ्रांस जो है वहाँ पर लुई फिलिप आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, बेल्जियम जो है वो भी फ्री हो चुका है, 1830 का रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ग्रीस जो है वो भी इसी टाइम पर आज़ाद होता है, ठीक है। वो एक्चुअली में ग्रीस जो है ना वो ओटोमन एम्पायर के अंदर ही है 15th सेंचुरी से। एंड 1821 से दे हैव स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस। दे वर सेइंग कि वंस वी वर एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड हम लोग जो है हमारे यहाँ से एक्चुअली में यूरोपियन सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ है
ग्रीस वॉज कंसिडर्ड एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्रैडल का मतलब होता है पालना घर, वो जो छोटा सा झूला होता है ना जिसपे बेबीज को ऐसे से झुलाते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का ये पालना घर है। क्रिश्चियन सिविलाइजेशन जो है, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, वो कहाँ पे पैदा हुई है? ग्रीस में पैदा हुई है। अब इस चीज़ को लेकर के ना बहुत सारे जो हमारे वेस्टर्न यूरोपियन वाली जो कंट्रीज़ थी, छोटी मोटी जो मोनार्कीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा सिंपथी भी था ग्रीस से कि हाँ ग्रीस जो है वो इतना पुराना, मतलब हमारा एक आज़ाद देश रहा हुआ है, वहाँ पे हमेशा से क्रिश्चियनिटी रही हुई है। अब ओटमन एम्पायर के अंदर वहाँ का ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को और ज़्यादा इनकरेज कौन से लोग करते हैं? पोइट्स एंड आर्टिस्ट। लॉर्ड बायरन जो है वो एक इंग्लिश पोइट है जो कि हर जगह जा जा करके बता रहा है लोगों को कि देखो ग्रीस जो था वो कभी आज़ाद था, यहाँ पे यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था और आज के टाइम पर ग्रीस की हालत कितनी ख़राब है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन लोगों ने फंड इकट्ठा किए, ओके, एंड लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग इरप्ट की एंड फाइनली बहुत सारा वॉर हुआ और 1832 में ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया बच्चों फ्रॉम द ओटमन एम्पायर अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल किसके किसके बीच में साइन हुई है? ऑफ कोर्स ओटमन एम्पायर ऑन द वन साइड एंड ऑन द अदर साइड वी हैव गॉट ब्रिटेन, रशिया एंड फ्रांस, ठीक है। MRF टायर्स होते हैं ना, उससे याद रखो तुम BRF, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और ओटमन एम्पायर के बीच में ट्रीटी साइन हुई और ग्रीस को इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो घोषित कर दिया गया। देखो यहाँ पे ना पेंटर्स जो होते थे या पोएट्स जो होते थे ना, वो कैसे लोगों के सेंटिमेंट्स को कैच करते थे, तो वो लोग ना ऐसी पेंटिंग बनाते थे। यहाँ पे देख रहे हो ना जितने भी मेल हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे, उनकी हालत कितनी दयनीय दिखाई गई है। अब कोई एक पर्सन है ग्रीस का, वो कहीं और बैठा हुआ है, किसी और यूरोप के किसी और कोने में, जब वो ऐसे पेंटिंग्स देखते थे ना तो दे यूज टू फील रियली सैड कि यार हमारे देश की हालत कितनी ख़राब हो गई है, क्यों ना हमें भी लड़ाई करनी चाहिए, ग्रीस को आज़ाद होना ही चाहिए, ऐसा सोच लोगों के अंदर आता था, ओके। एंड दे ऑल फॉट फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड फाइनली दे बिकम इंडिपेंडेंट, ओके। सो ग्रीक्स वन। डैश इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, सबका 100% करेक्ट आंसर चाहिए मुझे। नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड और ग्रीस। 5 4 3 2 1 एंड द आंसर इज डी, ग्रीस। नाउ दिस वॉज द एरा, जैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ ना, मिला ना, वैसे ही आप देखोगे यूरोप के अंदर बहुत सारे पोइट और आर्टिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं सेम चीज़ का को टूल बना करके, लोगों के इमोशनल सेंटिमेंट को टूल बना करके क्या कर रहे थे? कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट वॉज कॉल्ड रोमांटिसिज्म, ओके। रोमांटिसिज्म क्या है? कल्चरल मूवमेंट है जिसमें रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट क्या करते हैं? दे ट्राई टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द पीपल थ्रू कल्चर, ट्रेडिशन, पास्ट ऑफ नेशन। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा ना, जो फीलिंग्स होती है ना उसको एलिगरी के थ्रू दिखाया जाएगा लोगों को, ताकि लोग उससे ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर सकें। जैसे आप देखते हो ना जो कानून होता है ना, हम बोलते हैं ना कानून अंधा है, उसको हम लोग एक ऐसी फीमेल एलिगरी से दिखाते हैं, कानून की देवी हैं ये, ओके। ऐसे ही पीस को कैसे दिखाते हैं हम? वी शो पीस बाय अ डव। ऐसे ही चीज़ों को यूज़ में लेकर के, ऐसे ही पर्सोनिफिकेशन करके वो लोग क्या करते थे? लोगों के सेंटिमेंट्स को कैच करने की कोशिश करते थे, ओके। तो अब क्या देखोगे? रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म जो है ना वो स्प्रेड होना शुरू होता है पोलैंड वगैरह में। इसमें आपको पढ़ना है पोलैंड के बारे में, जर्मनी के बारे में, ओके। तो बच्चों फ्रांस में हो चुका है अभी रेवोल्यूशन, बेल्जियम में हो चुका है, ग्रीस में हो चुका है, रोमांटिसिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और रोमांटिसिज्म वाली ही लड़ाई एक देखोगे आप पोलैंड के अंदर। पोलैंड जो है इट हैज़ बिन डिवाइडेड अमंग रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया एट द कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना जब हुआ ना, पोलैंड भी पहले इंडिपेंडेंट था और अपना खुद का एक देश था, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया में बांट दिया गया, ठीक है। अब जो पोल्स हैं जो ऑलरेडी पोलैंड में कभी आज़ाद देश में सांस लेते थे, उनको लग रहा था कि हमें वापस अपनी कंट्री चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर म्यूज़िक और लैंग्वेज को यूज़ किया गया नेशनलिज्म को फोस्टर करने के लिए। कैरल कर्पिंस्की एक पर्सन है, उन्होंने क्या किया
उन्होंने फोक डांसेस के थ्रू और ओपेरा म्यूज़िक के थ्रू सारे नेशनलिस्ट मैसेज देने शुरू किए। उन्होंने 2 डांस फॉर्म पोलोनाइजे एंड माजोर्का को नेशनल सिम्बल्स में कन्वर्ट किया। ओके, एंड इन 1831 एक आर्म्ड रिबेलियन हुआ अगेंस्ट रशियंस। ओके, तो पोलैंड जो है वो ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, रशिया तीनों में बटा हुआ है। 1831 में आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशिया के साथ, बट एक्चुअली में वो क्रश हो गया, और क्रश होने के बाद हर जगह के स्कूल में रशियन लैंग्वेज ज़बरदस्ती थोप दी गई। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, अगर कोई कंट्री ने दूसरी कंट्री को जीत लिया तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज ख़त्म कर दो, और जो एक्चुअली में जिस कंट्री ने जीत हासिल की है वहाँ की लैंग्वेजेस अप्लाई कर दो, ऐसा किया जाता था। तो रशियन लैंग्वेज हर जगह इम्पोज कर दिया गया। चर्च में फादर को बोला जा रहा है अब आप रशियन लैंग्वेज में प्रे करिएगा, ठीक है। स्कूल में बच्चों को बोला जा रहा है अब आप रशियन लैंग्वेज में पढ़ोगे, टीचर्स को रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे पोलिश लोगों ने क्या किया, लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज़ किया, and they refused to talk in any other language, they just spoke in Poles. ओके, सो पोलिश लैंग्वेज यूज़ किया उन लोगों ने, नेशनलिज्म का एक मैसेज सब तक पहुंचा। तो पोलैंड ने लूज़ किया या विन किया, व्हाट डू यू थिंक? तो इट्स ऑन यू, आप कंसीडर करो ये जीत थी या हार थी। ओके, लेटर ऑन आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, सिलेशिया जो है वो एक जगह है पोलैंड के अंदर, वहाँ पे फिर से रेवोल्यूशन होता है 1845 में। 1831 में रशिया से तो हम हार गए, लेकिन ये जो फीलिंग है लोगों के अंदर, वो नेशनलिज्म की फीलिंग इतनी ज़्यादा बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग हो गई कि फिर से 1845 में लोगों ने रिवॉल्ट किया सिलेशिया में, विच वाज अ टाउन बेसिकली मेंट फॉर वीविंग। तो यहाँ पे वीवर्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे लड़ाई की, क्योंकि उनके प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए, उनके पेमेंट ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए गए, उनकी सैलरी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे जर्नलिस्ट हैं विल्हेम वॉल्फ, उन्होंने पूरा का पूरा ये जो लड़ाई हुई थी ना, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको कवर किया था और एक पेपर के अंदर इसको पब्लिश किया था। वहाँ पर ही हैज़ टेकन द साइड ऑफ वीवर्स एंड ही हैव हाईलाइटेड द सिचुएशन, द प्रॉब्लम ऑफ वीवर्स, एंड सेड दैट हाउ द कॉन्ट्रैक्टर्स वर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग वीवर्स, ठीक है। तो एक छोटा सा अपराइजिंग होता है एंड फाइनली कुछ 11 वीवर्स उसमें मर भी जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, पेंटिंग जो है वो 1848 में बनाई गई है, लेकिन जो रेवोल्यूशन है वो 1845 में हुआ है। ओके, नाउ व्हाट अ पोलोनाइजे एंड माजोर्का किड्स, ये सॉन्ग्स थे, डांस फॉर्म थे, फोक स्टोरी थी, या कोई कंट्री का नाम था? व्हाट डू यू थिंक? अभी जस्ट पढ़ा है हमने ABCD। So 5, 4, 3, 2, 1, and these were the dance forms. Okay, very good. Now what happened to Germany? क्या जर्मनी में भी रोमांटिसिज्म देखा गया? बिल्कुल देखा गया। ओके, so the spirit of a German nation, folk gist, was popularized as folk dance, folk song and folk poetry. एक्चुअली जर्मन करके कोई देश तो है नहीं 1830 के अंदर। जर्मनी जो है वो तो एक्चुअली में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया में डिवाइडेड है अभी, ठीक है। करेंटली देयर इज़ नो जर्मनी एग्जिस्टिंग ऑन द मैप ऑफ यूरोप। अब ये ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के जो लोग हैं ना, लेकिन वो जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक योहान गॉटफ्रिड हर्डर करके आप एक फ़िलासफ़र को देखोगे, जिन्होंने क्या बोला, किसी देश के बारे में अगर आपको सच में जानना है, किसी देश को पहचानना है, तो किसी देश की पहचान किससे बनती है? वहाँ के कॉमन पीपल के थ्रू बनती है, कॉमन कल्चर के थ्रू बनती है, फोक सॉन्ग, फोक डांस, फोक स्टोरीज़ के थ्रू बनती है। अगर तुम्हें इंडिया देखने आना है, इंडिया घूमने आना है, तो सिर्फ तुम आए और आकर के ताजमहल देख लिया और एंटिला देख लिया, या फिर आपने यहाँ पर आकर के सिर्फ बड़े बड़े महल देख लिए, तो उससे नहीं पता चल जाएगा इंडिया एक्चुअली में कैसा है। आप यहाँ के फोक कल्चर, फोक सॉन्ग, सब कुछ को जब देखोगे तब समझ में आएगा इंडिया कैसा है। ओके, और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा डा फोक। ओके, कॉमन पीपल के थ्रू कंट्री के कल्चर को पहचाना जा सकता है। ओके, एंड इस स्पिरिट ऑफ नेशन को कहा गया है, नेशन को जर्मन लैंग्वेज में फोक जीस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये जो नेशन वाला कॉन्सेप्ट है जर्मनी के अंदर, योहान गॉटफ्रिड हर्डर ने दिया कि नेशन का मतलब क्या होता है, कॉमन पीपल, कॉमन कल्चर। ओके, नाउ किड्स, व्हाट हैपेंड 1830 में? हमने ये सारे देख लिए रिवॉल्ट। फ्रांस में हो गया, बेल्जियम में रिवॉल्ट हो गया, ग्रीस में रिवॉल्ट हो गया, पोलैंड के अंदर रिवॉल्ट हो गया,
एंड आप लोगों ने जिसेपे मजीनी वाले में भी पढ़ा होगा 1831 में ल्यूगारिया में इटली में भी रिवॉल्ट हुआ था एंड दैट ऑल्सो फेल्ड। ओके, तो इटली में भी रिवॉल्ट हो गया, जर्मनी के अंदर रोमांटिसिज्म भी देखने को मिल गया एंड वी हैव सीन कि समवेयर सम कंट्रीज वन सम कंट्री लूज। ऑब्वियसली फ्रांस जो है वहाँ पे वापस से रेवोल्यूशन होता है 1848 में। ओके, अब व्हाट वाज द रीज़न? लुई फिलिप को राजा तो तुम लोगों ने ही बनाया था 1830 में, तुम लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डिमांड की थी, तो अब क्या प्रॉब्लम आ गई? तो प्रॉब्लम ये हुई बच्चों कि अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो सिटीज़ या टाउन्स थी वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्वेलअप हो गई, बिकॉज एवरी वन वॉज सर्चिंग फॉर द जॉब एंड दे वर ऑल माइग्रेटिंग टू द टाउन्स एंड देयर वॉज सो मच ऑफ रिसेशन मतलब जॉब की सच में बहुत ज़्यादा कमी थी। पॉपुलेशन जो है वो टाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, लोग ज़्यादा थे तो फूड प्राइसेस राइज हो रही थी और उसी टाइम पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, फेब्रुवरी का टाइम है और बहुत ख़राब हार्वेस्ट होता है जिसके चलते लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। ओके, देन व्हाट हैपेंड अगेन, पीपल ऑफ द पेरिस केम ऑन द स्ट्रीट्स, दे रिवॉल्टेड और जुलाई मोनार्की का ख़त्म एंड कर दिया। जुलाई मोनार्की जो जुलाई में हमने लुई फिलिप को राजा बनाया था उसको हटा दिया, एक्चुअली लुई फिलिप जो वो भाग गया। ओके, एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक। और अब जो नया रिपब्लिक आया है वहाँ पे लुई फिलिप जो है वो राजा नहीं है, अब राजा कौन बना है? लुई नेपोलियन को राजा नहीं बोल सकते क्योंकि अब तो रिपब्लिक आ गया है, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। ठीक है, लुई नेपोलियन बोनापार्ट के नेफ्यू थे ये, तो इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। सारे 21 ईयर्स से अबव जितने भी मेल थे सबको वोटिंग राइट्स दे दी गई एंड नेशनल वर्कशॉप क्रिएट किए गए एम्प्लॉयमेंट के लिए। वाई? बिकॉज सारी लड़ाई तो एम्प्लॉयमेंट के चलते हुई थी। ओके, एंड 1852 में तुम क्या देखोगे बच्चों, वापस लुई नेपोलियन ने भी अपने आप को एम्परर बना दिया था। एक्चुअली में फ्रांस को कब आज़ादी मिली? आज़ादी तो नहीं, मैं बोलूँगी वापस से फिर से इनके यहाँ पे रिपब्लिक 1870s में फॉर्म हुआ था। ठीक है, देन दे वर इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी ने काफ़ी सारा हिस्सा फ्रांस का कैप्चर भी कर लिया था। सो फ्रांस जो है ना वो हमेशा ही रिवोल्यूशंस की आग में जलता रहा है। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट फ्रांस, बट आपके बुक में यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट हैपेंड इन जर्मनी? अभी देखो वापस से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ है। फ्रांस एंड जर्मनी तो बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी हैं। जर्मनी एग्जैक्टली नहीं कह सकते आप इसको, अगेन वही ऑस्ट्रिया प्रूशिया कहोगे, तो ये दोनों बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी हैं। क्योंकि 1848 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, छींक आई, तो उसका असर फिर से आपको देखने को मिला जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो 1848 में जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सारे के सारे जो हमारे छोटे छोटे रीजन्स हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी रिपब्लिक को टेस्ट ही नहीं किया है, इन लोगों ने क्या किया? दे ऑल केम टुगेदर। यहाँ पर जितने भी हमारे मेन वुमेन हैं जो कि लिबरल आइडियोलॉजी वाले हैं, लिबरल्स मिडिल क्लास हैं, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल विद नेशनल यूनिफिकेशन। कि अभी तक हम लोगों को कभी रिपब्लिक नहीं मिला है, बेल्जियम आज़ाद हो गया, ग्रीस आज़ाद हो गया, फ्रांस आज़ाद हो गया, तो हमें क्यों नहीं आज़ाद कर रहे हो? हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन दो, हमें भी नेशनल यूनिफिकेशन करके एक नया देश बना के दो। ठीक है, सो लिबरल्स वर फोर्सिंग द किंग टू अग्री टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल्स कैन नॉट अग्री ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट जर्मनी शुड हैव, बट देयर वाज वन प्रॉब्लम। ये बोल तो रहे थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए, नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, लेकिन किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए वो नहीं पता था इनको। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, रिपब्लिक चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए क्या, किस तरह का गवर्नमेंट बनाए, वर्कर्स को हम राइट्स दें कि नहीं दें, फीमेल्स को वोटिंग राइट्स दें कि नहीं दें, खुद ही कंफ्यूज थे। तो जब भी कंफ्यूजन होगा तो कोई ना कोई तो फ़ायदा उठाएगा इसका। फ़ायदा किसने उठाया? फ्रेडरिक विल्हेम फोर और उनके साथियों ने। ठीक है, सो ही वॉज द किंग ऑफ प्रूशिया एंड ही रिजेक्टेड द ऑफर। जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने लिबरल्स को अटैक किया एंड ये पूरा का पूरा जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो एक्चुअली एक बोल सकते एक हार थी। ठीक है, ये एक्चुअली में कभी काम मतलब इट डिड नॉट वर्क वेल। ओके, वाई सो? ये इमेज ना बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है, इससे काफ़ी कुछ हमें पता चलता है। कई बार बोलते हैं ना पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स, तो ये पिक्चर जो है ना ये सच में इट इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। इट विल टेल यू दैट वेयर दैट प्रॉब्लम वॉज। देयर वर 831 delegates who assembled in the Frankfurt parliament. Okay,
to decide about the future of all these nations, Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire. But these 831 people were actually not united. यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जो कि सेंट पॉल चर्च में रखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले ना कैनवस के ऊपर एक एलिगरी बनाई गई है। ये एलिगरी लुई नहीं, फिलिप वीट ने पेंट किया था, फिलिप वीट। ओके, और ये एक्चुअली जो अभी ये नया नेशन फॉर्म होगा ना इन सबको यूनाइट करके, उसके लिए बनाया गया था। जर्मनी इसका नाम होगा नए देश का, और ये जर्मेनिया एलिगरी होगी वहाँ की, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ्लैग लगे हुए हैं ये कौन से कलर के हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड गोल्डन, है ना। ब्लैक, ब्राउन एंड गोल्डन कलर का ये फ्लैग्स लगा हुआ है, कर्टन, विच वर द कलर्स ऑफ जर्मनी। यहाँ पे सारी फीमेल्स जो हैं ऊपर बैठी हुई हैं, दे आर जस्ट ऑब्जर्वर्स, दे आर विटनेसिंग द होल इवेंट। रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सिटिंग ओवर हियर। इसमें भी जो लिबरल मिडिल क्लास वाले हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, जो वर्किंग क्लास वाले वर्कर्स कैटेगरी के थे उनको पीछे बिठा दिया गया है। सो देयर इज़ नो इक्वालिटी, राइट। और यहाँ पर जो ऑल्टार होता है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगी होती है, वहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे मोनार्क्स बैठे हैं, इम्पॉर्टेंट डेलीगेट्स बैठे हैं। किंग फ्रेडरिक विलियम IV को ऑफ़र किया गया क्राउन और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने बोला क्राउन तो ठीक है, राजा बनने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से रूल करूँगा, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फॉलो करूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट है ना वो एक तरीके से कोई फ्रूटफुल रहा नहीं, ओके। और इसीलिए ना ये 831 डेलीगेट्स जो थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्लियामेंट 1848 में हुआ था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको कहा जाता था ये लोग 48ers हैं। जैसे नाजीज जर्मनी में भी आपने पढ़ा होगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो साइन करके आ गए थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। ऐसे ही ये 831 लोगों का भी मजाक उड़ाया जाता था, इनको 48ers कहा जाता था, ओके। सो फाइनली 1848 तक सिचुएशन ये है कि हर जगह रेवोल्यूशन हो गए, लेकिन ना तो आज़ादी हाथ लगी, ना तो राइट्स हाथ लगा, ना ही भैया कहीं पे सरकार बनी, ना देश आया, ना कहीं पे कोई नेशन क्रिएट हुआ। तो भाई अब क्या होगा आगे, क्या रहेगी कहानी, क्या नेशंस क्रिएट हो पाएंगे, क्या फिर से लिबरल्स रेवोल्यूशन करेंगे हर जगह पे। बच्चों अब आप आगे की कहानी क्या देखोगे कि नहीं, लिबरल्स जो हैं वो बार बार गवर्नमेंट डिमांड कर रहे थे और कंजर्वेटिव्स को समझ में आ गया था ये लिबरल्स को अगर हमें रोकना है, इनके साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन को अगर एंड करना है, तो हमें खुद क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेशन देना पड़ेगा, थोड़ी छूट देनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो लानी पड़ेगी, या फिर बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द नेशनलिज्म विल बी रिलेटेड विद द रियल पॉलिटिक, ठीक है। राष्ट्रवाद अब कूटनीति, राजनीति से रिलेट की जाएगी और कंजर्वेटिव्स अपना दिमाग लगाएंगे, एंड दे देमसेल्व्स विल क्रिएट नेशन, दे देमसेल्व्स विल क्रिएट गवर्नमेंट, ओके। तो ऐसा होगा बच्चों, एंड ये हम कहानी पूरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपको अगर प्लस पे आना है और अपनी तैयारी जीत की करनी है सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, तो प्लीज़ आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बिकॉज अक्टूबर 1 से ही यहाँ पर नया कोर्स मैंने लॉन्च किया है, जिसमें पूरी की पूरी सोशल साइंस वापस से कवर कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल अच्छे ढंग से सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, ओके। तो फटाफट से RSYT का सब्सक्रिप्शन लो और आ जाओ पढ़ने। एवरीडे 12:30 पे मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, वो भी देख सकते हो। और ये सीरीज़ जो है इसको आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड do not forget to take the subscription using the code RSYT. Thank you so much, kids. Bye bye. Take care, everyone.